अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। जो बारामती विधानसभा सीट है उसकी विरासत किसके पास होगी? कुल मिलाकर 5 चेहरे हैं। डिप्टी सीएम कौन होगा अजीत पवार की जगह? अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। एक नए मोड़ पर खड़ी हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति और एक नया अध्याय महाराष्ट्र की राजनीति में दस्तक दे रहा है। जैसा मैंने कहा, शून्य पैदा हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो हो ही गया है। खासकर बारामती, जहां से वो लगातार 3 दशक से ज्यादा समय से जीतते रहे, उनका बोलबाला रहा, उनका दबदबा रहा। चाचा शरद पवार से अलग होकर लड़े। अजीत पवार के भतीजे ने चुनौती दी उन्हें, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। बावजूद इसके अजीत पवार वहां से विजयी रहे, उनका दबदबा कायम रहा। आज हम 2 चीजों की बात करेंगे। पहली तो जो बारामती विधानसभा सीट है उसकी विरासत किसके पास होगी? इस विरासत के कौन कौन दावेदार हैं? कई नाम आ रहे हैं। उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, 2 भतीजे। तो आज हम इस बात पर आपको पूरे विस्तार में बताएंगे, अखंड विश्लेषण में, कि इस सीट पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और यह विरासत किन के पास जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो, उसका भविष्य क्या होगा। जो अजीत पवार के नाम पर जिस पार्टी की नींव रखी गई थी, अब उस पार्टी का भविष्य क्या होगा। जो पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, वो क्या करेंगे? क्या यह भी संभावना बनती है कि फिर से शरद पवार के साथ इस पार्टी का विलय हो जाए? तीसरी बात जो हम करेंगे कि अजीत पवार के जगह पर अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। उनकी पार्टी से होगा, वरिष्ठ नेता होंगे, उनके परिवार से होंगे, कौन होगा? आज हम इन 3 चीजों पर बात करेंगे। एक, जो शून्य हुई है महाराष्ट्र की राजनीति, वो कैसे भरा जाएगा, उनके कौन दावेदार होंगे। दूसरा, बारामती की विरासत पर बात करेंगे। तीसरा, डिप्टी सीएम को लेकर बात करेंगे। कुल मिलाकर 5 चेहरे हैं। पहले शुरुआत करते हैं बारामती से। इन 5 चेहरों को आप इनकी विरासत के दावेदार कह सकते हैं, बारामती के दावेदार कह सकते हैं। इन 5 चेहरों में सबसे पहला नाम सुनेत्रा पवार है, जो उनकी पत्नी है। उन्होंने चुनाव लड़ा भी था, लोकसभा चुनाव लड़ा था, हारे। फिलहाल अभी वो राज्यसभा में है। दूसरा नाम है पार्थ पवार, जो अजीत पवार का बेटा है। उसने भी लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्हें हार मिली थी। बावजूद इसके वो राजनीति में काफी सक्रिय हैं। पिता के साथ काफी सक्रिय रहते थे राजनीति में, अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते थे। तीसरा नाम अजीत पवार के जो छोटे बेटे हैं जय पवार का, जिनका राजनीति में अनुभव ना के बराबर है। राजनीति से लगभग वो दूर ही रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे थे, किसानों से मिल रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे। तो कार्यकर्ताओं में एक संदेश दी जा रही थी, जय पवार के सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं अजीत, यानी अपने छोटे बेटे को राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग की अजीत पवार तैयारी कर रहे हैं। चौथा नाम आता है उनके अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार का। रोहित 2 बार विधायक रह चुके हैं और शरद पवार के एक तरह से कहें कि सबसे पसंदीदा
चेहरा आज की तारीख में, जिसे शरद पवार काफी प्रमोट भी कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि शरद पवार की विरासत शायद रोहित ही संभालेंगे। एक बड़े दावेदार के तौर पे रोहित यहां सामने आ रहा है। पांचवा उनका एक और भतीजा युगेंद्र पवार। युगेंद्र पवार वो व्यक्ति है, जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए और चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो युगेंद्र अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि 1 लाख से ज्यादा मतों से अजीत पवार जीते, लेकिन उन्होंने चुनाव अपने चाचा के खिलाफ लड़ा था, शरद पवार के कहने पर, शरद पवार की पार्टी से। तो ये 5 परिवार के दावेदार हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, परिवार में स्थिति क्या है, ये हमने आपको बताया। तो ये अगर आप बारामती विधानसभा सीट की बात करें तो ये 5 इनकी विरासत को आगे ले जा सकते हैं, उनके दावेदार हैं। अब आगे ये घटनाक्रम, आगे का घटनाक्रम तय करेगा, आगे की चीजें कैसे बदलती हैं वो तय करेगा कि किनके हाथ में विरासत होगी। सही मायने में कहें तो बारामती पवार परिवार का गढ़ रहा है। 1967 से लेकर लगातार, यानी तकरीबन आप देखें 60 सालों तक पवार परिवार वहां से जीतता रहा। शुरुआत हुई थी 1967 में, जब शरद पवार वहां से विधानसभा चुनाव लड़े थे, जीते थे। तब से लेकर 91 तक वो लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। 1991 में जब वो लोकसभा आए तो उन्होंने विरासत के तौर पर यह सीट सौंप दी अपने भतीजे अजीत पवार को, और तब से अजीत पवार लगातार वहां से जीतते रहे, यानी 91 से लेकर अब तक। यह एक ऐसा सीट है जहां पार्टी कोई मायने नहीं रखती। शरद पवार भी चुनाव जीते, लेकिन व्यक्ति वही रहा, पार्टियां बदली, सिंबल बदले, यानी यहां परिवार जीतता रहा। कोई भी पार्टी महज सिंबल के लिए, चुनाव चिन्ह के लिए थी। पवार यहां से कांग्रेस से जीते, कांग्रेस यू से जीते, कांग्रेस समाजवादी से जीते, यानी कई पार्टियों से जीते। जैसा मैंने कहा कि बस सिंबल के लिए था। चुनाव यहां व्यक्ति जीतता था, चुनाव परिवार जीतता था। वही हाल अजीत पवार का रहा। अजीत पवार लगातार यहां से जीतते रहे, लेकिन सबसे दिलचस्प चुनाव था 2024 का, जब वो चाचा से अलग हुए और यहां से चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ शरद पवार की पार्टी ने भी अजीत पवार के भतीजे को खड़ा किया। अब अंदाजा आप लगाएं कि कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। बावजूद इसके अजीत पवार जीते और 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते। यानी ये गढ़ हमेशा से रहा है, अजय गढ़ रहा है, जिसे कोई भेद नहीं सका, जिसे कोई तोड़ नहीं सका। ये तो हुई विधानसभा सीट की बात, बारामती विधानसभा सीट की बात। अब बात करते हैं बारामती लोकसभा सीट की। लोग कहते हैं कि लोकसभा ताई, विधानसभा दादा। ताई मतलब सुप्रिया सुले, कि लोकसभा सीट ताई के लिए है, लोगों में यह धारणा है, और विधानसभा सीट दादा के लिए था। तो जब अजीत पवार ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहां से जीते, लेकिन अब यह थ्योरी मैं यहां लोकसभा में बताता हूं। अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी पत्नी हार गई। वहां लोगों ने ताई को चुना, ताई को वोट दिया। हालांकि अगर वोट के परसेंट की बात करें तो तकरीबन 40% वोट सुनेत्रा पवार को मिले थे, ठीक ठाक वोट मिला था। तो ये हुई आपको बारामती के विरासत की बात, कौन संभाल सकता है, कौन कौन चेहरे हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या
सुलह हो जाएगी? क्या फिर शरद पवार और इनकी पार्टी दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे? हालांकि कुछ दिनों पहले पुणे निकाय चुनाव में ये संकेत भी मिले थे कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ये एक संकेत था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है। अब बात हो रही है विलय हो सकता है, चर्चा ये शुरू हो गई है। फिलहाल अभी तो देखें कि पार्टी का भविष्य अनिश्चितता और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सवाल ये भी है कि अगर विलय होता है तो जाहिर सी बात है अभी शरद पवार हैं, लेकिन शरद पवार की जो उम्र है, उन्होंने पहले भी कह दिया है कि वो बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगे। तो पार्टी की कमान किसके पास होगी? कौन लीड करेगा पार्टी को? किसके पास नेतृत्व होगा? दूसरा, ये अगर विलय नहीं होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उसका चेहरा कौन होगा? उसका नेतृत्व किसके पास होगा? उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, या फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं की एक लिस्ट है जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे तमाम लोग हैं, उनका होगा? धनंजय मुंडे जैसे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। किसके पास पार्टी की कमान किसके पास होगी? पार्टी का चेहरा कौन होगा? और फिर बात यह भी आती है कि तुरंत जो सबसे पहले कि उनके कोटे से, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा अजीत पवार की जगह? क्या उनके बेटों को बनाया जाएगा या उनकी पत्नी को यह जिम्मा दिया जाएगा, या जैसा मैंने कहा कि वरिष्ठ नेता जो हैं उनमें से किसी को बनाया जाएगा? वैसे माना यह जा रहा है कि शरद पवार की पहली कोशिश अब यही है कि वो अपने पोतों को एकजुट करें, उनको भविष्य के लिए तैयार करें। चाहे वो अजीत पवार के बेटे हों दोनों, या रोहित हों, या और उनके जो भतीजे हों, यानी राजनीति की अगली पीढ़ी को तैयार करें। अजीत पवार, सुप्रिया सुले की बाद वाली पीढ़ी को, सुनेत्रा पवार की बाद वाली पीढ़ी को। एक कोशिश, ये कयास, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवार इस दिशा में भी काम कर रहे हैं, इस दिशा में सोच रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर एक परिवार में एक नई पीढ़ी तैयार की जाए, उनके ऊपर जिम्मा दिया जाए ताकि वो भविष्य में इस पार्टी को आगे ले जा सके। जो पार्टी के बड़े नेताओं की हमने बात कही थी, कद्दावर नेताओं की बात कही थी, प्रफुल्ल पटेल विश्वस्त अजीत पवार के थे, उन्होंने उनके साथ पार्टी छोड़ी, और जब अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, तो उन्होंने भी मंत्री की शपथ ली थी। छगन भुजबल 40 सालों से एक मजबूत चेहरा, राज्य में ओबीसी मतदाताओं पे भारी पकड़, ओबीसी का चेहरा, वो वहां कैबिनेट मंत्री हैं। धनंजय मुंडे एक कद्दावर नेता, संगठन को मजबूत करने वाले व्यक्ति के तौर पे छवि, लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट और है कि वो शरद पवार के भी बेहद करीबी हैं। शरद पवार उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। तीसरा नाम सुनील तटकरे, जो महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इनकी दावेदारी काफी हद तक बनती है। इसके बाद अगला नाम है जयंत पाटिल का। जयंत पाटिल की पकड़ कोंकण और रायगढ़ इलाकों में काफी ज्यादा है, और वो इकलौते सांसद हैं। अजीत पवार की पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी से सिर्फ एक सांसद जीते थे, जो जयंत पाटिल है, तो उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत है। अब देखना है कि डिप्टी सीएम के लिए परिवार से दोनों बेटे पत्नी का नाम जाता है, या फिर इनमें से कोई आगे आते हैं, इनका नाम आगे बढ़ाया जाता है। इन तीन चीजों के बारे में हमने बताया। बारामती सीट पर क्या होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, और डिप्टी सीएम का क्या होगा, कौन कौन क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं, क्या क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है।
आइए जाते जाते एक और बात आपको पवार परिवार के बारे में बता दें। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अजीत पवार की दादी भी राजनीति में थी। उन्होंने भी लोकल बॉडी का चुनाव जीता था और शरद पवार 11 भाई बहन थे, 7 भाई 4 बहन। कितना बड़ा परिवार है, आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अजीत पवार के पिताजी राजकमल स्टूडियो में काम किया करते थे। तो मुश्किल से 1 या 2 दिन में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो तीन सवाल अभी महाराष्ट्र के लोगों के मन में है, उन 3 सवालों का जवाब 2 से 3 दिनों के अंदर सबको मिल जाएगा। धन्यवाद।